एक गांव में रोहन तरबूज का व्यापारी रहा करता था। रोहन बहुत लालची था। किसान के पास बहुत कम दाम में तरबूज लेके बढ़े हुए दाम से वो ट्रक में तरबूज भर के शहर की तरफ रवाना करता था। रोहन खराब और दबे हुए तरबूज को किसी राजेश नाम के ठेले वाले को बेचा करता था। एक दिन राजेश, साहब, आप मुझे 2 नंबर का तरबूज दे रहे हैं। लोग इसे ठीक से खरीद नहीं पा रहे। थोड़े अच्छे फल दीजिए ना सर। अरे लागत लगा के तरबूज खरीदने के लिए तेरे पास कौड़ी भर का पैसा नहीं है। दोस्त समझ के तुझे उधार दे रहा हूँ, तू उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। अब से मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। कल से तू पैसे लेके आ और खरीद के लेके जा। राजेश उदास होकर घर वापस आया। बाहर खड़ी उसकी पत्नी, क्या है जी, इतना जल्दी घर वापस आ गए? आज शाम को फल बेच के सामान लेके आएंगे बोले थे ना। अंदर बच्चे भूख के मारे आपकी राह देख रहे हैं और आप है कि खाली हाथ वापस आ गए। रोहन बोला कि पहले पैसे भरो, बाद में तरबूज लेके जाओ। कर्जे पर लेने पर खराब तरबूज दे रहा है रोहन। वो लोगों को बेचने के लिए मुझे ही बुरा लग रहा है। अब मेरे पास ठेले के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं अभी जाके इसे बेचकर सामान लेके आऊंगा। रुकिए, मेरे मायके वालों ने दी हुई चांदी की पायल पड़ी हुई है, उसे बेचकर सेठ के पास से तरबूज खरीदिए। हम व्यापार छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? हमारे पास इस ठेले के अलावा कुछ नहीं है, इसे कभी मत बेचना। राजेश ने उस चांदी की पायल को सोने की दुकान में जाकर बेच दिया और दुकान वाले से पैसे लिए। वो खाली ढेले को धकलते हुए पड़ोस के दुकानदार के यहाँ गया। उतने में एक बूढ़ा आदमी सड़क के पास बैठा हुआ था। क्या हुआ दादाजी, ऐसे क्यों सड़क के पास बैठे हैं? मेरे पैर में मोच आ गई है बेटा। मुझे मेरे गांव जाना है। मेरे पैर से मुझे चलना नहीं हो पा रहा है। इस रास्ते से गुजरे सभी वाहनों को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की बेटा। आओ आओ दादाजी, आके मेरे गाड़ी में बैठो। मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। ऐसा कह के राजेश उसको ठेले पे बिठा के लेके जाने लगा। मेरा गांव आ गया है बेटा, गाड़ी यहीं पर रुकाओ बेटा। राजेश चारों तरफ देखकर, यहाँ पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यहाँ गांव कहाँ है दादाजी? दादाजी ठेले से उतर के, मेरा गांव उन पेड़ों के पीछे है बेटा। मुझे और एक मदद कर सकता है बेटा। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे होंगे तो दे दो बेटा। राजेश कुछ देर सोचने के बाद उसके पास पड़े हुए पैसों को दादाजी को दे दिए। बूढ़े दादाजी ने उसमें से 10 रुपए राजेश को वापस दिया। बेटा, इस पैसों से तरबूज खरीदो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। एक तरबूज खरीद के मैं क्या करूँगा? वैसे मैंने आपको तो नहीं कहा कि मैं तरबूज का व्यापार कर रहा हूँ। ऐसा कहते वक्त वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। राजेश आश्चर्य हो गया। तुरंत सेठ के पास जाकर राजेश ने एक तरबूज खरीदा। क्यों रे, इस एक तरबूज का तू करेगा क्या रे? मुझसे ही पंगा लिया ना, अब तेरी जिंदगी खत्म। जाके इसको काट के खा। राजेश ने उस तरबूज को एक थाली में डाला। वो गांव लौट के आया। इसका करना क्या है, ऐसा सोच के उसे तरबूज को ठेले के ऊपर रखा। तुरंत वो तरबूज बड़ा बन गया। वो उसे देखकर आश्चर्य हो गया। राजेश उसे ठेले पे लेके जाते वक्त सभी लोग उसे देख के आश्चर्य हो रहे थे और राजेश की ओर देखने लगे। राजेश ने अपना ठेला बीच में ही रोक दिया और उस तरबूज को चाकू से काटने लगा। उसके टुकड़ों को प्लेट में रखकर लोगों को बेचने लगा। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग भागते हुए आए और उस तरबूज को खरीदने लगे। शाम तक राजेश ने उस तरबूज को पूरा बेच दिया। घर पर आने के बाद पत्नी को उसने 5,000 रुपए दिए और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया। अब रोज राजेश रोहन के पास से ही तरबूज खरीदता था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तरबूज ले जाके गांव के बीच में
राजेश अपने ठेले पे रखता था और वो तरबूज बड़ा बन जाता था। आसपास के गांव वाले भी आके तरबूज को खाने के लिए लाइन लगाते थे और राजेश ऐसा करके बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार ये सब रोहन ने देखा। ओहो, तो ये सब महिमा उस ठेले में है। उसे मुझे आज रात ही चोरी करना होगा। उस रात रोहन ने उस ठेले को राजेश के घर से चुराया। वो ठेले को अपने घर के सामने रखकर अपने पत्नी से बोला, अरे भगवान, इस गाड़ी में जो भी डालोगे वो 100 गुना बड़ा हो जाता है। तू जाकर अपने घर में रखा सारा सोना लेकर आ। वैसे ही वो अंदर गया और सोने की हार, सोने की चूड़ियां, सोने की बिस्किट्स और जो भी महंगा सामान था वो उन लोगों ने लाकर ठेले पे रख दिया। रोहन और उसकी पत्नी वो सब सामान की तरफ आतुरता से देखने लगे और बात खत्म। वो सब गायब हो गया। रोहन चौंक गया। तब उसकी पत्नी बोली, लालच में आके इतने सालों से कमाए सभी चीजों को खो दी। अब यहाँ बैठकर रोइए। रोहन सर पकड़ के बैठ गया। वो ठेला खुद ही चल के राजेश के घर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। एक कम आबादी वाला गांव जहां छोटा मोटा काम करके लोग अपना गुजारा करते हैं, उसी गांव में रतन नाम का एक लड़का रहता है जो बुद्धि से होशियार और महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन घर के हालातों की वजह से रतन ज्यादा पढ़ नहीं पाया, पर फिर भी उसके बात करने का तरीका मन मोह लेता है। रतन कुछ छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा करता है। ऐसे ही एक दिन काम पर जाते वक्त उसे दीवार पर चिपका हुआ एक इश्तिहार दिखता है जिस पे लिखा होता है कि पास ही के एक शहर में खन्ना इंडस्ट्रीज, जो कि एक हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी है जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। इश्तिहार पढ़ते ही रतन की आंखें चमक उठती है। वो इंटरव्यू देने का मन बना लेता है। अपने परिवार से बात करके वो शहर की ओर रवाना हो जाता है। शहर में वो अपने दोस्त अजय की एक छोटी सी खोली पर रहता है। अगले दिन तैयार होकर रतन इंटरव्यू के लिए जाता है। रतन का रहन सहन देखकर वहां आए सभी लोग रतन को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। बारी बारी सबका इंटरव्यू चलता है और फिर बारी आती है रतन की। कृपया मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस प्लीज। तो मिस्टर रतन, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? सर, मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। और फिर बॉस रतन से और भी सवालात करते हैं। बॉस जरा असमंजस में पड़ जाते हैं कि लड़के को नौकरी पर रखना चाहिए या नहीं। रतन एक छोटे से गांव से है और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती है, लेकिन रतन की हाजिर जवाबी और बातचीत का तरीका बड़ा अनोखा होता है। इसलिए बॉस सोचते हैं कि रतन को एक मौका देना चाहिए। तो ठीक है मिस्टर रतन, तुम कल से नौकरी पे आ सकते हो। रतन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बॉस को धन्यवाद करता है। और अगले दिन रतन ऑफिस पहुंचता है। सुधीर, जो कि एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सभी नए एम्प्लॉयज की मीटिंग लेता है और सभी को अपना परिचय देने को बोलता है। और जब रतन की बारी आती है तब उसकी बहुत खिंचाई करता है। उसके रहन सहन पर भी काफी टिप्पणियां की जाती है। बाकी सब एग्जीक्यूटिव रतन पे हंसने लगते हैं। सुधीर बॉस का काफी करीबी और चापलूस होता है। अपने सीनियर होने का सब पे रोब झाड़ते रहता है और इस तरह रतन की शुरुआत होती है। लेकिन फिर भी रतन अपना हौसला बनाए रखता है और मन लगाकर अपना काम करता है और धीरे धीरे सारी चीजें बारीकी से सीख लेता है। और कुछ ही दिनों में इंग्लिश भी बोलना बहुत अच्छे से सीख लेता है। अपनी प्रभावशाली बातों से वो ग्राहकों का दिल भी जीत लेता है और ग्राहकों को अच्छी सर्विस देता है, जिसकी वजह से ग्राहक रतन से काफी खुश होते हैं और दिन ब दिन रतन के सेल्स काफी बढ़ जाते हैं। रतन के बाकी साथी भी अब उसका रिस्पेक्ट करने लगे हैं। रतन का ये प्रोग्रेस देखकर बॉस भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब रतन कंपनी का टॉप सेलर बन जाता है।
और बॉस उसका प्रमोशन कर देता है। अब रतन की गिनती बॉस के करीबियों में होने लगती है। ये बात सुधीर को हजम नहीं होती, पर वो जाहिर नहीं होने देता। ऐसे ही रतन दिन ब दिन तरक्की करने लगता है और ऑफिस के करीब एक बड़ा सा घर किराए से ले लेता है। एक रात अचानक सुधीर रतन के घर पहुंचता है और रतन से कहता है, अरे रतन, ये अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ऑफिस बंद हो चुका है, इसलिए तुम्हारे यहाँ रख रहा हूँ, कल ले जाऊंगा। हाँ ठीक है सुधीर। और सुधीर सारा सामान रखकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह बॉस रतन के घर पर पहुंच जाते हैं। रतन को आश्चर्य होता है कि बॉस इतनी सुबह घर पर कैसे आ गए। बॉस रतन के यहाँ रखे हुए सभी प्रोडक्ट्स चेक करते हैं और सुधीर को सारे प्रोडक्ट्स ऑफिस में पहुंचाने के लिए बोलते हैं। रतन को कुछ समझ में नहीं आता आखिर मसला क्या है। और थोड़ी ही देर बाद रतन भी ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में सभी लोग बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं और फिर सुधीर बोलता है, रतन, तुमको बॉस ने कैबिन में बुलाया है। मे आई कम इन सर? आओ रतन, बैठो। रतन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा तब मुझे लगा था कि तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़के हो, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कंपनी की आड़ में तुमने दूसरे सस्ते लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया। सुधीर ने मुझे सब बता दिया है और सबूत के साथ। बॉस की ये सब बातें सुनकर रतन को बहुत बड़ा झटका लगता है और ये भी वो समझ जाता है कि ये सब सुधीर का किया धरा है। रतन बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर बॉस रतन की एक नहीं सुनते और बॉस उसी समय रतन को इस्तीफा देने के लिए बोलते हैं और रतन इस्तीफा देकर वहां से चले जाता है। रतन को इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपने साथियों को सारा किस्सा सुनाता है और सभी को रतन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी अजय उसे एक मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने का सुझाव देता है। रतन को यह सुझाव काफी पसंद आता है और ये सुनकर रतन की हिम्मत और भी बढ़ जाती है। रतन ऑफिस के सभी साथियों से इस बारे में बात करता है और वो सभी रतन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि रतन के साथ बहुत बुरा हुआ। और इस तरह रतन की फिर से एक नई शुरुआत होती है। सभी मिलके दिन रात मेहनत करते हैं। रतन अपने काम में खुद को पूरी तरीके से झोंक देता है और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाती है और रतन की मार्केटिंग एजेंसी शहर की एक टॉप एजेंसी में शामिल हो जाती है और आज बड़ी से बड़ी कंपनी रतन के साथ काम करना चाहती है। और इधर रतन के खन्ना इंडस्ट्रीज से जाने के बाद कंपनी के बड़े बुरे दिन आ जाते हैं और बॉस को सुधीर की असलियत का भी पता चल जाता है। कंपनी का रेप्यूटेशन खराब होने की वजह से कंपनी के सेल्स काफी कम हो जाते हैं। बॉस को अपनी डूबती कंपनी को बचाने का बस एक ही रास्ता नजर आता है और ऐसे ही एक दिन बॉस रतन के ऑफिस पहुंचते हैं। खन्ना इंडस्ट्रीज में रतन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो रतन से माफी भी मांगते हैं और सारी परेशानी रतन को बयां करते हुए बॉस कहते हैं, रतन, अब खन्ना इंडस्ट्री को तुम ही बचा सकते हो। क्या तुम्हारी एजेंसी मेरे कंपनी का मार्केटिंग करेगी? बॉस की सारी बातें सुनकर रतन बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या ये वही इंसान है जिसने मुझे एक दिन नौकरी से निकाला था? लेकिन रतन फिर ये भी सोचता है कि ये वही कंपनी है जहां से उसकी पहली शुरुआत हुई थी। ऐसा सोचकर रतन बॉस की बात मान लेता है और फिर रतन अपनी पूरी टीम के साथ काम शुरू कर देता है और अपनी पूरी जी जान लगाकर अपने हुनर और मेहनत से कंपनी को उसी मुकाम पर पहुंचाता है जहां पर वो पहले थी। और बॉस खुश होकर रतन को कंपनी का 50% पार्टनर बना लेते हैं। जिस कंपनी से रतन को निकाला गया था, आज रतन उसी कंपनी का आधा मालिक बन चुका होता है। वो दुनिया में कहावत है ना दोस्तों, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, हार से सीखो और आगे बढ़ो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।